सीसीटीवी कैमरा हम सिक्योरिटी के लिए रख रहे हैं, वही यूज हो रहा है। इनसिक्योर है। घर में यूज करते हैं एलेक्सा? नहीं करिए। डोंट कीप इट इन योर बेडरूम। फोन से भी? फोन से तो आज जा ही रहा है। और ट्रेडिंग करते करते उन्होंने कंट्री ले ली पूरी। बॉयकॉट चाइना करते हैं? कर ही नहीं सकते। वी आर एट वेरी बैड स्टेट। वेरी बैड। हमको रूल करेंगे एक दिन वो। चाइना रूल करने वाला है। बिल्कुल। बहुत सारी स्कीम्स हैं, उसमें फंडिंग भी मिलती है। इन्हीं स्कीम्स में अगर आप कुछ नाम देना चाहें? 1 लाख करोड़ 50 साल के लिए 0 इंटरेस्ट। नए एंटरप्रेन्योर्स को भी हेल्प करेगा सब। दूसरा आईडेक्स फंड है जिसमें आपको चैलेंज दिया जाता है। इतनी बड़ी कंट्री है, इतना बड़ा मार्केट है, हमने मार्केट पूरा का पूरा अमेरिकन को दे दिया। अपॉर्चुनिटी है ये तो सारी। आप और शिव नादर जी कैलकुलेटर्स बेच रहे थे जी, और आज कहाँ है HCL? $15 बिलियन। माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, नोकिया जैसी कंपनीज को इंडिया में लॉन्च करने वाले, लाने वाले भी शायद आप लोग थे। बिल्कुल। HCL शुरू करने के लिए छत में शायद बरसाती के अंडर बैठ के काम किया है। एक ना एक दिन वी विल प्रॉब्ली सी एलियन समवेयर। एक ना एक दिन हम लोग कॉलोनी बनाएंगे मार्स पे। एक ना एक दिन हमारा डेटा सेंटर जुपिटर पे लगेगा। हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। हम बीच में फंसे हुए हैं। अमेरिका हमारे को सॉफ्टवेयर में पकड़ के रखा है, चाइना ने हमें हार्डवेयर में पकड़ के रखा है, हमारे पास अपना कुछ नहीं है। चाइना ने क्या किया? सारे इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स वो बैंड। वो खुद ही करते हैं ना ये सब, तो उनको पता था कि ये बदमाशी हो सकती है। सारा के सारे चाइनीज चिप्स लगे हुए हैं, सारा डेटा चाइना जा रहा है। जो भी पीसी आपके डेस्क पे पड़ा है, उसका कैमरा, साउंड मैं चाइना से कंट्रोल कर सकता हूँ। इस तरह से तो हम अमेरिका के साथ भी उलझेंगे, चाइना के साथ भी उलझेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी मूवमेंट आ गया फिर से ये बहुत गलत चीज है। वी वर नंबर 1 कंप्यूटर कंपनी। हम साहब डिजाइन करते थे कंप्यूटर्स। गलतियां ना होती तो शायद आज एप्पल की जगह HCL उतना बड़ा नाम होता। बिल्कुल होता, बिल्कुल होता। ये थोड़ा पेनफुल है। किसी न किसी फिल्म की बात करते थे नादर जी। हाँ, 10 साल 15 साल आगे सोचते। शुरू में तो नोकिया से बात करी और पेजर्स लेके आए उनके। फिर उसके बाद हम उसको उनके फोन्स लेके आए इंडिया। बहुत महंगा था क्या? 16,000 रुपए का बिकता था और इतना मोटा। वी विल सेल फोन्स लाइक सोप सर सोल्ड इन इंडिया। जो हम लोग 1 महीने में बेचते थे, हम 1 दिन में बेचते थे। इतना चेंज आ गया। अब आप सोच सकते हैं कि शिव नादर कैसे सोचते थे। तब तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि नोकिया किसी दिन चला जाएगा। वो हमारी बात नहीं सुनी उन्होंने। अच्छा, वहां भी आपका रोल था? हाँ। नमस्ते नमस्ते नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच HCL के को-फाउंडर और पद्म भूषण सम्मानित अजय चौधरी जी आए हैं, जिन्होंने इंडियन टेक स्पेस और साइबर सिक्योरिटी की वो पिक्चर दिखाई है कि आप जरूर डरेंगे। साथ ही HCL जैसे बड़े टेक जाइंट को शुरू करने की जर्नी, शिव नादर जी के किस्से और भी बहुत कुछ। पर पहले शुरुआत करते हैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। नमस्ते नमस्ते नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर? बिल्कुल बढ़िया। वी आर वेरी मच ग्लैड सर टू हैव यू। काफी टाइम लगा आपको यहाँ लाने में। नहीं कुछ सॉरी, मेरे पास समय नहीं था। नहीं, मैं बहुत सर। ट्रैवल कर रहा था। हम भी वो कमा रहे थे शायद कि आपको लाने लायक बन पाए। सर मैं कहाँ से शुरू करूँ? शायद मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि इतने सारे स्ट्रिंग्स हैं मेरे पास। मैं वो भी पकड़ सकता हूँ कि जब आप और शिव नादर जी कैलकुलेटर्स बेच रहे थे। जी। मैं वो भी पकड़ सकता हूँ कि जब आपने HCL शुरू करने के लिए छत में शायद बरसाती के अंडर बैठ के काम किया है। जी। और शायद 1.5 लाख कुछ रुपए थे आपके पास। एंड टुडे वी हैव सच अ बिग एम्पायर। करेक्ट। मैं ये भी कह सकता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, नोकिया जैसी कंपनीज को इंडिया में लॉन्च करने वाले, लाने वाले, जन जन तक पहुंचाने वाले भी शायद आप लोग थे। बिल्कुल। IIT हैदराबाद की बातें आ सकती है कि वहाँ पे कैसे आपने हेड किया, क्या अलग आपको फील हुआ? आपके अलग अलग बयान आ सकते हैं। आप अक्सर सर मतलब रहते हैं न्यूज़ में, चर्चा में रहते हैं। कुछ शायद कंट्रोवर्सी लोग ही बना देते हैं, बट वो भी पार्टी है सर इसका। आई अंडरस्टैंड। आपको अच्छा, हम ऐसे कुछ शुरू कर लेते हैं कि आपको क्या लगता है इंडियन बिजनेसेस में ईज ऑफ बिजनेस? हम आज देखते हैं कि यार कितना मुश्किल है, एंट्री बैरियर क्या है, कहाँ से शुरू करना चाहिए। पर आप लोगों ने तो तब किया है जब ऐसा कोई टर्म नहीं था, कोई स्टार्टअप नहीं था, लाइसेंस राज थे, 100 पॉलिसीज थी, आपके पीछे कोई बैकएंड नहीं था, कोई नेटवर्क नहीं था। तो आज के लिए अगर ईज ऑफ बिजनेस की बात जब नए एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, तो उनको आप क्या बोलना चाहते हैं? क्या सच में फंड की कमी होना ही अकेली प्रॉब्लम है कि पैसा नहीं है? कोई स्पार्क होती है? क्या होता है जो ड्राइव करता है किसी नए एंटरप्रेन्योर को? देखिए, मैंने करीब 2 साल पहले अपनी किताब लिखी थी। उसका नाम है जस्ट एस्पायर। और वो इसी एक बेसिस पे लिखी थी कि एंटरप्रेन्योर्स को क्या चाहिए जिससे वो सक्सेसफुल हो सके। ओके। वो पैसा नहीं है, वो एक ही चीज़ है। आपके अंदर पैशन होना चाहिए और एस्पिरेशन होना चाहिए।
तो मेरा एक फॉर्मूला है जो मैं उस हमेशा सारे अपने स्टार्टअप्स को बताता हूँ, और वो मैं बोलता हूँ A इज़ ग्रेटर देन R। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि A एस्पिरेशन है और R रिसोर्स है। तो अगर आपके पास एस्पिरेशन है, रिसोर्सेज ज़रूर हो जाएंगे, आप फिक्र मत करो। अच्छा, आप अगर एस्पिरेशन है, आपके रिसोर्सेज बनेंगे ही बनेंगे, पैसा भी आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अब जब हमने HCL शुरू किया, हम लोग 6 लोगों के पास कुछ नहीं था, एक तो स्टार्टअप नाम ही नहीं होता था उन दिनों, ठीक है, और पैसे का तो सवाल ही नहीं था कि बाहर से पैसे मिलेंगे। तो हम लोग ने करीब 1.86 लाख से पूरी कंपनी शुरू करी। और आज कहाँ है HCL? $15 बिलियन, और 10 साल में वी वर नंबर 1 कंप्यूटर कंपनी इन इंडिया एंड फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी भी प्रीटी मच क्लोज टू फर्स्ट कंप्यूटर। कुछ लोग बना रहे थे बट अच्छा, कोई सक्सेसफुल नहीं थे। हम लोग ने तो उसको सक्सेसफुल बनाया, और जो हमारा पहला कंप्यूटर बना वो उसी टाइम बना जब एप्पल अपना पीसी इंट्रोड्यूस कर रहा था। तब आप सोच सकते हैं कि हम लोग सिर्फ इंडियन नंबर 1 नहीं थे, ग्लोबल भी हम एक तरह से अमंग द फर्स्ट इन द वर्ल्ड कंप्यूटर बनाने वाले थे। अगर और शायद लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में। अगर शायद हमारी लाइक इंडिया कुछ चीज़ें हो सकती हैं, उन चीज़ों की गलतियां ना होती तो शायद आज एप्पल की जगह HCL उतना बड़ा नाम होता। बिल्कुल होता, बिल्कुल होता, पर हमको तो इतनी तकलीफ हुई कंपनी क्रिएट करने में कि क्या बताएं। क्योंकि जो बहुत सारे रूल्स आए, और हमने क्या किया कि जाके ग्लोबल प्रेशर के बेच में हमने एक ने जाके WTO एग्रीमेंट साइन कर लिया 1999 में, और वहां से सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री खराब हो गया। और बूम किसने किया? वो गवर्नमेंट का डिसीजन था, और सारे इंपोर्ट्स आ गए उसके बाद। और फिर आगे बढ़ा कौन? चाइना बढ़ गया, अमेरिका बढ़ गया, दोनों बढ़ गए हार्डवेयर में, हम लोग पीछे रह गए। पर तब हम एक पड़ाव पे थे। अब हार्डवेयर में भी आप देख लीजिए, हार्डवेयर तो सारी चिप्स चाइना से आती हैं। बड़ा डेंजरस है चाइना से इंपोर्ट करना, क्योंकि सारी चिप्स के में ट्रैपडोर्स हो सकते हैं। ट्रैपडोर का मतलब यह है कि सारा का सारा डेटा चाइना को चला जाएगा आपका, जो हम नॉर्मली। हाँ, आप कोई भी प्रोडक्ट देख लीजिए, CCTV देख लीजिए, उसमें चाइनीज चिप्स हैं। और तो CCTV बहुत सेंसिटिव कुछ है ही नहीं। हाँ, सारी पूरी कंट्री में चाइनीज, जगह 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 CCTV लगे हुए, सारी चाइनीज चिप्स हैं। तो बहुत डेंजरस है हमारी कंट्री के लिए। अच्छा, अगर आप देखें जितने गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, सब जगह PCs लगे हैं चाइना से और अमेरिका से। टेल मी, वहां से क्या सिक्योरिटी का इशू आता है पता है आपको? जो भी PC आपके डेस्क पे पड़ा है, हाँ, उसका कैमरा, हाँ, और उसका साउंड, माइक्रोफोन, मैं चाइना से कंट्रोल कर सकता हूं वहां बैठे हुए। आई कैन टेल यू व्हाट यू आर टॉकिंग इन अ गवर्नमेंट ऑफिस। वो भी गवर्नमेंट ऑफिस में जहां हाँ जी, पॉलिसीज बन रही हैं। हाँ, सिक्योरिटी मेक श्योर हो रहा है। आपको पता है, आप लोग सारे टेक्नोलॉजी समझते हैं। जी सर, जी। इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो ये भी चाहिए। कैमरा को कंट्रोल कर लीजिए, डेस्कटॉप के कैमरा को कंट्रोल कर लीजिए, आपके पास सारी सिक्योर इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो चाइना ने क्या किया? 5 साल पहले सारे इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स वर बैंड इन गवर्नमेंट ऑफिसेस। अच्छा, बिकॉज दे रियलाइज दिस कि हमारे वो खुद ही करते हैं ना ये सब, तो उनको पता था कि ये बदमाशी हो सकती है, उनके ऑफिस में थ्रेट आ सकता है। हाँ, तो उन्होंने सारे बंद कर दिए, खुद बंद कर दिया, और अपने कंप्यूटर हमारे ऑफिस में लगवा दिए। अपने सारे चाइनीज कंप्यूटर वहां लगवा लिए, और चाइनीज कंप्यूटर्स इंडिया में लगवा दिए। अब इंडिया से पूरा डेटा चला जाएगा। सो ये एक बड़ा इशू है, हमें सोच के काम करना चाहिए। इस पे गवर्नमेंट को काम ज़रूर करना चाहिए कि जिस तरह से हम लोग ने अलाउ किया है चाइना को एंटर करने में अपने मार्केट में, वेदर फ़ोन है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, फ़ोन से भी एक्सेस है क्या? CCTV है, सब जगह से हमारा डेटा वापस जा सकता है। फ़ोन से भी? फ़ोन से तो आज जा ही रहा है। अच्छा, आपको क्या पता कि ये फ़ोन में क्या हो रहा है? आपका जो एलेक्सा लगा हुआ है जी, आप घर में यूज़ करते हैं एलेक्सा? घर पे है सर। नहीं लगी करिए क्योंकि जब आपका एलेक्सा कनेक्टेड होगा ना इंटरनेट से, आपकी सारी इंफॉर्मेशन वापस चली जाएगी गूगल को।
हाँ, उतना तो मैंने भी नोटिस किया है कि अगर मैं कोई बात करूँ तो हाँ। उसकी ऐड मुझे दिख जाती है विदिन बिल्कुल बिल्कुल हाफ एन आवर। आउट ऑफ नोवेयर मैं योगा मैट की बात कर रहा हूँ और योगा मैट की ऐड मेरे आ गया है। बिल्कुल। डोंट कीप इट इन योर बेडरूम, इट्स वेरी डेंजरस। आप और आपकी बीवी जो भी बात कर रहे हैं वो सबको पता चल जाएगा। फिलहाल तो सिंगल हूँ और मैं बता रहा हूँ आपको, मजाक में बोल रहा हूँ मैं। जी जी जी। कितना तो इस तरह हम लोग ये सब सोचते नहीं है। हाँ सर, नहीं आता ये थॉट, नहीं आता इतना अंदर तक। आप सीसीटीवी कैमरा हम सिक्योरिटी के लिए रख रहे हैं, वही यूज हो रहा है, और वो इनसिक्योर है, वॉर इनसिक्योर है। बिल्कुल। सारा के सारे चाइनीज चिप्स लगे हुए हैं, सारा डेटा हमें चाइना जा रहा है। हमने इस कंट्री में क्या किया है कि हमने अपनी डिपेंडेंसी ज्यादा कर ली है। हम अमेरिका पे सॉफ्टवेयर के लिए डिपेंडेंट हैं और चाइना पे हम हार्डवेयर के लिए डिपेंडेंट हैं। ये बहुत गलत चीज़ है। हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा चाइना पे, जब हम बिल्कुल बॉयकॉट चाइना, मान लो कभी मुहिम बहुत बार आ चुकी है, बट किसी बार अच्छे से आती है कि बॉयकॉट चाइना करते हैं। कैसे करेंगे आप? कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि उनके पास जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास है ही नहीं। हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। अभी उन्होंने क्या किया है, जो उन्होंने बैन कर दिया है मिनरल्स का जी, उससे हमारी ईवी नहीं बन सकती, हमारी बैटरी नहीं बन सकती। सो ये प्रॉब्लम है। एक तरह से हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी मूवमेंट आ गया है फिर से। क्योंकि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई? वो कलकत्ता में लैंड किए, ट्रेडिंग शुरू करी उन्होंने, और ट्रेडिंग करते करते उन्होंने कंट्री ले ली पूरी। चाइना अब हमारे से ट्रेडिंग कर रहा है, हमारे को कंट्रोल कर रहा है अपनी टेक्नोलॉजी से। हम टोटली डिपेंडेंट हैं। ये बहुत गलत बात है। तो मैं तो गवर्नमेंट से बहुत बोल रहा हूँ जोर शोर से आजकल कि भाई टेक्नोलॉजी सॉवरेंटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अब ये दूसरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, चाइना जैसे हमारे साथ ट्रेड करता है, काम करता है, डिपेंडेंसी दे रहा है। हमको रूल करेंगे एक दिन वो, चाइना रूल करने वाला है। बिल्कुल। अगर हम अभी काम नहीं करते, हम लोग ना इंडिया में R&D नहीं करते, हम लोग यही करते किसी और की टेक्नोलॉजी ला के बनवा लिया, जुगाड़ कर लिया, बेच दिया। जी जी जी, 5% बना लिया, 10% बना लिया, खुश रहते हैं। एप्पल बनाता है 60% और हम बनाते हैं 10%। आपको एक दिन वो बोलेगा ठीक है, अगले महीने से आपको कोई भी टैबलेट कंप्यूटर मिलेगा नहीं, आप क्या कर लोगे? आप बताइए। अभी आप नायरा एनर्जी हुआ एक केस जी, एक रशियन जॉइंट वेंचर है इंडिया के साथ, उसमें माइक्रोसॉफ्ट ने अपना ईमेल सिस्टम बंद कर दिया। यूज कर रहे हैं वो तो अपने रिसोर्स, हर चीज का जो जो अब वो टेक्नोलॉजी को एक तरह से यूज कर रहे हैं। हाँ, इट्स वेपनाइजिंग टेक्नोलॉजी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेपन बना लिया उसको कि भाई हाँ हमारे से कॉपरेशन नहीं है तो अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे हम आपका बंद कर देंगे। ये तो सेम, मतलब इस तरह से तो हम अमेरिका के साथ भी उलझेंगे, चाइना के साथ भी उलझेंगे। हम बीच में फंसे हुए हैं। अमेरिका हमारे को सॉफ्टवेयर में पकड़ के रखा है, चाइना ने हमें हार्डवेयर में पकड़ के रखा है, हमारे पास अपना कुछ नहीं है। वी आर एट वेरी बैड स्टेट, वेरी बैड स्टेट। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बर्नस्टीन कंपनी है जो वेल्थ मैनेजमेंट करती है अमेरिका में, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है इस पे दैट इंडिया ओन्स नथिंग, इंडिया ओन्स नथिंग इन टेक्नोलॉजी। उन्होंने बोला साहब आपके पास एक ही प्रोडक्ट है, DPI है, और कुछ नहीं है, आप इस पे काम करिए। और उन्होंने पूरी लिस्ट बनाई है, 12 प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाई है सॉफ्टवेयर की। हर प्रोडक्ट अमेरिका से आता है, और उसके एक और कॉलम दिया उन्होंने, चाइना क्या कर रहा है, सारे 12 प्रोडक्ट चाइना में बनते हैं और अंदर दे डोंट इंपोर्ट एनीथिंग फ्रॉम अमेरिका एनीमोर। हाँ, तो यूज भी नहीं करते अमेरिकन। वहां तो अमेजोन चलता ही नहीं है, अपना चलाते हैं वो। अपना चलाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट चलता नहीं है, अपना चलाते हैं वो। हम लोग ने ये सब किया नहीं है। सर अगर मैं चाइना वाली पिक्चर को थोड़ा उठाऊं और मैं बिल्कुल वर्ड सोचूं कि कितना बुरा हो सकता है ये, तो जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं चाइना पे जो कंट्रोल है, वो अगर इसे कभी मिसयूज करने की सोचे 5-10 साल बाद, वो तो फिर ओवरनाइट हमें ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाएगी। मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ, गुलाम ईस्ट कर इंडिया कंपनी बन जाएगी।
जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने इंडिया में अलाउ करा ट्रेडिंग के लिए, उस तरह से हम चाइना को ट्रेडिंग के लिए अलाउ कर रहे हैं। चाइना इज टोटली डूइंग ट्रेडिंग हियर, दे आर नॉट एडिंग एनी वैल्यू हियर, दे आर नॉट डिजाइनिंग एनीथिंग हियर। ऑल चाइनीज फोन्स दैट आर सोल्ड इन इंडिया, आप जितने ब्रांड देख लीजिए, वो लोग इंडिया के लिए क्या कर रहे हैं मुझे बताइए। नहीं हाँ। वो सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं यहाँ के। चाइना में वो लोग 40% बनाते हैं हर प्रोडक्ट पे। जी। इंडिया में आके कुछ नहीं बनाते वो लोग, सिर्फ यहाँ बेचते हैं और सब प्रॉफिट चाइना चला जाता है, उसके साथ सारा डेटा चाइनीज चला जाता है। और जो कुछ ब्रांड हमें इंडियन लगते भी हैं वो भी शायद लेबलिंग करके, अरे साहब वही तो बदमाशी करते हैं चाइना वाले, हर जगह रीब्रांडिंग कर देते हैं, बहुत स्मार्ट है। और उसमें भी वही हमारा जो जेम है, हाँ एक जेम पोर्टल है गवर्नमेंट का, हाँ, उसमें चाइनीज प्रोडक्ट अलाउड नहीं है। ओके। सारे के सारे चाइनीज प्रोडक्ट्स दे मैस्कुरेड एज मेड इन सिंगापुर, मेड इन वियतनाम, मेड इन ABC, एक्चुअली मेड इन चाइना, रीलेबलिंग करके बेच देते हैं। फिर से लिस्ट कर देते हैं हमारे पोर्टल में, हमको बेवकूफ़ बनाते हैं। सर हमें अभी ट्रम्प के ये जो लेटेस्ट कुछ टैरिफ वाली चीज़ें हैं, ये ट्रेड वाली चीज़ें हैं, चाइना जो करता रहता है, हमें ये बड़ी डील लगती हैं। बट शायद बड़ी डील तो वो है जो इन्होंने कराई नहीं है। किसी दिन माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस बंद कर दिया, जीमेल का कर दिया, उन्होंने चिप्स का कुछ रोक दिया, कर ही रहे हैं। अभी देखिए क्वांटम कंप्यूटर्स जो बन रहे हैं जी 35 क्यूबिट्स के ऊपर अलाउड ही नहीं है एक्सपोर्ट करना चाहिए अमेरिका से। अच्छा। तो देयर इज सैंक्शंस ऑलरेडी। दिस इज द सेम ओल्ड टाइप व्हिच हैपेंड इन स्पेस एंड एटॉमिक एनर्जी। जब उन्होंने हमको सारी टेक्नोलॉजी देना बंद कर दिया, हमने अपने स्पेस बना लिया, स्पेस टेक्नोलॉजी बना ली। जब हमारे एटॉमिक एनर्जी एक्सप्लोजन के बाद, पोखरण के बाद, हमारे सारे टेक्नोलॉजी उन्होंने बंद कर दी, हमने खुद बना ली। सारे के सारे चिप्स जो हैं हाँ। स्पेस और एटॉमिक एनर्जी में इंडिया में डिजाइन होते हैं और बनते हैं। मतलब इंडियंस दबाव में ही काम करेंगे। इंडियन दबाव में। और जब हम दूसरे प्रोडक्ट्स को देखते हैं, सब इंपोर्ट करते हैं हम लोग। तो हम क्यों नहीं बना सकते? हमारे पास डिज़ाइन कैपेबिलिटी फैंटास्टिक है। हमारे इंजीनियर जो हैं वो डिज़ाइन में ज़्यादा अच्छे हैं मैन्युफैक्चरिंग की जगह। तो हम मैन्युफैक्चरिंग तो ज़रूर कर रहे हैं, वो हमें अभी सीख रहे हैं। जो डिज़ाइन है उसकी कैपेबिलिटी हमारी है। अगर आप देखें कोई भी चिप आप देख लें, चाहे वो एनवीडिया का हो, चाहे वो इंटेल का हो, चाहे वो AMD का हो, डिज़ाइन इंडिया में होता है। हमें लगता है वो कहाँ से आ रहे हैं। और पूरा का पूरा प्रॉफिट अमेरिका में जाता है। और रूल भी वही करते हैं, यही रूल वही करते हैं। सो हमें ना कैपेबिलिटी हमारी बहुत बढ़िया है इस कंट्री में। इंडियंस आर फैंटास्टिक साइंटिफिक पीपल, फैंटास्टिक इंजीनियर्स। हमें एक बस अपॉर्चुनिटी चाहिए। हमें आगे बढ़ना है, जल्दी से आगे बढ़ना है। हमारे पास टाइम नहीं है। किसी भी दिन सैंक्शंस आ गए तो हम फंस जाएंगे। आई वुड से अभी रोक दे ट्रम्प ताकि हम बना लें दबाव में। जिस दिन रोकेगा हम फटाक से बनाएंगे। जिस तरह से हमारी वैक्सीन बनी थी। बट इससे ज्यादा डेंजरस है चाइना वाला जो आप बोल रहे हो कि डेटा जाता है। बहुत डेंजरस है ना। अभी देखिए उन्होंने क्रिटिकल मिनरल्स बंद कर दिए। अब क्रिटिकल मिनरल्स इंडिया में नहीं आएंगे तो आप EVs कैसे बनाएंगे, बैटरीज कैसे बनाएंगे, डिफेंस के ड्रोन्स कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे आप? वो है ही नहीं हमारे पास। तो मैंने, मेरे एक बहुत अच्छे जान पहचान के हैं, बहुत अच्छा, उन्होंने एक नोट बनाया मेरे लिए। एक हफ्ते पहले, एक महीने पहले बोला उन्होंने, हम लोग ये इस चक्कर में क्यों पड़े हैं कि हमें क्रिटिकल मिनरल सिर्फ चाइना से ही मिल सकते हैं। तो मैंने बोला क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? देखिए आप जितना ई-वेस्ट है इंडिया में, उसको लेके अगर आप कन्वर्शन करें तो आपको सारे क्रिटिकल मिनरल्स बन जाएंगे। उन ई-वेस्ट से सारे बन जाएंगे? हाँ, उसको बोलते हैं अर्बन माइनिंग। और जो माइनिंग से बनाती है चाइना, वो बहुत गंदा काम है। वो क्लाइमेट के अगेंस्ट नेचर है। हाँ। बहुत गंदा काम है वो। उसकी जगह अगर हम ई-वेस्ट, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट ई-वेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, क्योंकि कंजम्पशन, उसको पकड़ लीजिए और आपके पास अपने क्रिटिकल मिनरल्स आ गए। तो अगर हम दिमाग यूज़ करें, स्ट्रैटेजीज यूज़ करें और उससे हम आगे बढ़ना चाहें तो हम कर सकते हैं। ये अगेन एक आइडिया, अगेन एक अपॉर्चुनिटी है, ई-वेस्ट को रिसाइकिल करना बस। और यही चाहूँगा मैं कि भारत के जितने स्टार्टअप्स हैं, यंगस्टर्स हैं,
ये सब ट्रेडिंग वेडिंग बंद करें और प्रोडक्ट बनाना शुरू करें, डिज़ाइन करना शुरू करें और कंपनीज इस तरह की बनाएं जो अपनी टेक्नोलॉजीज हम अपनी बनाएं। और इंडिया शुड बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड इन प्रोडक्ट्स इन 15 years फ्रॉम नो। अब सर इसी में बीच में सेल्स की बात आई, मार्केटिंग की बात आई, एंड आई नो आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं जी। बट आपने मार्केटिंग की जो चीज़ें यूज़ करी, जो जुगाड़ यूज़ करे, वो जैसे फिलिप कॉटलर भी शायद तब लिखी नहीं गई होगी जब आपने मार्केटिंग यूज़ कर ली उस लेवल की। बिल्कुल। ब्रांडिंग कर ली, वर्किंग कैपिटल रिसोर्स कर लिया, ये सब कर लिया। आपका क्या कहना है, सेल्स एंड मार्केटिंग कितना ज़रूरी है? देखिए, आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा बेस्ट प्रोडक्ट हो, अगर आपको बेचना नहीं आता तो फायदा क्या है? क्या करें? और बेचने से तो कंपनी बनती है। सेल्स ने आपको भी बहुत कुछ सिखाया होगा। मैं तो भाई अभी भी सेल्समैन हूँ। कैलकुलेटर जा के बेचे हैं। मैंने जा के कैलकुलेटर छोटी छोटी जगहों में महाराष्ट्र में ट्रक पे बैठ के कैलकुलेटर उठा के मैं जाके बेचता था। अच्छा, ट्रक में भी? ट्रक में मैं जाता था। शुगर मिल मालिक जो होते थे वो मिलते नहीं थे। हाँ। क्योंकि वो सो रहे होते थे, तो हम जो केमिस्ट था उसको हम कन्विंस कर लेते कि आप कैलकुलेटर खरीद लीजिए क्योंकि ये उसका सोल्यूशन है। 5 बजे तक तो मिलते नहीं थे, 5 बजे मालिक मिलते थे, तो मालिक बोलते थे कि ठीक है हमसे 5:30-6 बजे मिल लीजिए आके। तो हम वेट करते थे गेस्ट हाउस में रह के। अब 6 बजे जब पहुँचे, बात करी, तो उन्होंने बोला ठीक है हम ले लेते हैं। अब उन्होंने बोला ऑर्डर टाइप करिए, तो वो कोई बंदा बैठ के टाइपराइटर पे ऑर्डर टाइप करता था। 7:30-8 बज जाते थे। अब हमको बम्बई वापस जाना है, बस तो मिलती नहीं थी इतनी लेट, तो क्या करें? जो शुगर केन के ट्रक्स थे उसमें बैठ के निकल जाते थे। अच्छा। ये कैलकुलेटर महंगे भी काफ़ी थे ना तो? उन दिनों तो 9-10 हज़ार के कैलकुलेटर होते थे। 10,000? इतने बड़े बड़े। 40-50 साल पहले। हाँ। और सर यही सेल्स जो आपने इन गलियों में करी, इन गाँवों में करी, फिर आप सिंगापुर, चाइना, ताइवान, कहाँ कहाँ गए? सब जगह गए। और वो जो हमारा एक्सपीरियंस बना इंडिया का, वो इतना अच्छा था कि हम कहीं भी जाके कुछ भी बेच सकते थे। क्योंकि आपने टफेस्ट एरियाज में बेच दिया। टफेस्ट एरियाज में किया। जब मैं चाइना गया तो चाइना तो डेवलप्ड ही नहीं था। उस टाइम पे नहीं था? नहीं था। 1980s में मैं चाइना जाता था, तब चाइना क्या था? डेवलप नहीं था बिल्कुल। तो जब मैं गया तो बीजिंग में हम लोग पहुंचे तो टेम्परेचर -20 था। अरे वाह। अच्छा। जनवरी का टाइम था। तो जब हम किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गए तो वहाँ पर लोग अलग ही टाइप के लोग होते थे। सुबह 7-8 बजे से काम शुरू करते थे, 11 बजे काम बंद, लंच का टाइम हो जाता था। हाँ। और हमको इसलिए जल्दी जाना पड़ता था सुबह से। अच्छा। और उनके अगर ऑफिस में जाएं उन दिनों, तो सारे जो उनके विंडोज़ वगैरह होते थे ना, उनके सारे विंडो पेन टूटे हुए होते थे। मतलब चाइना बहुत बैकवर्ड था। तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है और आप बैठे हुआ कंप्यूटर बेच रहे हैं। आप सोच सकते हैं जी। तो वो एक्सपीरियंसेस भी अजीब से एक्सपीरियंस थे। वो चाइना को आपने ग्रो होते हुए देखा है, ये भी कह लें? बिल्कुल सही, ठीक है। 80s to 90s देखा है मैंने। उसके बाद तो मैं इंडिया वापस आ गया। आप उनकी नेगोशिएशन को थोड़ा अलग बताते हैं। अरे बाबा, बड़ा पेनफुल बताते हैं, बड़ा डिफिकल्ट है चाइना उनको कन्विंस करना। देखिए, जब हम जाते थे चाइना तो हमको बोला जाता था कि भाई आप आके बताइए क्या आपके पास है। तो हम लोग प्रेजेंटेशन देते थे। उसके बाद एक करीब 12-15 लोग सामने बैठे होते थे। हम लोग 2 इस तरफ बैठे होते थे, 12 लोग अक्रॉस, 2 इस तरफ। तो वैसे तो ओवर पावर कर देते हैं आपको। अच्छा। दूसरी चीज़, वो एक बंदा उठा, उसने जाके बोर्ड पे लिख दिया मुझे ये प्राइस चाहिए। अच्छा। हाँ, और बात ही नहीं करना, सब डिस्कशन हो चुका है, टेक्निकल समझा दिया है, सब कुछ बोल दिया, हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा, ये है वो है, सब समझा दिया। पर वो जाके ऐसी प्राइस लिखता था जो हम दे ही नहीं सकते थे। काफ़ी कम लिख देगा। बहुत कम, 40-50% कम प्राइस लिख दी उसने जाके। अगर आप ये प्राइस देना चाहते हैं तो मैं अभी आपको ऑर्डर देता हूँ। अच्छा। तो हमने, साहब ये तो हम कर ही नहीं सकते। हाँ। बहुत ही मुश्किल है। तो एकदम उठ के 12 के 12 लोग चले जाते थे। अरे बड़ा ही डिसरिस्पेक्ट। फटाक एकदम। और बोलते थे कि ठीक है आप सोच लीजिए, अगर आपको कुछ करना है तो हम बात करेंगे। तो हम लोग रात को 9 बजे तक वेट कर रहे होते थे कि क्या करें। हाँ। तो सडनली 9 बजे फ़ोन आता था कि आप सुबह 11 बजे आ जाइए। अच्छा। तो हम 11 बजे पहुंच जाते थे। फिर पहुंचे तो बातचीत करते करते उन्होंने एक और प्राइस लिखी बोर्ड पे जाके कि ये, अच्छा ये दे दीजिए, हम इस पे मान लेते हैं। वो 50 की जगह 40% डिस्काउंट था। हाँ।
फिर हम लोग नहीं कर सकते थे। करेक्ट। तो इस तरह से 2-3 दिन वो लोग आपको टंगा देते थे। उनकी स्ट्रैटेजी एक होती थी, क्या? उनको पता था किस दिन हमारी फ्लाइट है वापस जाने की, और उसके बाद मेरा होटल की बुकिंग भी खत्म हो जाती थी। हाँ। उन दिनों होटल मिलते नहीं थे, हाँ। फ्लाइट्स बहुत कम होती थी। उनको पता होता था कि किस दिन हमारा होटल का टाइम खत्म हो रहा है। वो आखिरी दिन तक हमको लटका के अपनी प्राइस ले लेते थे। मतलब इतना तोड़ेंगे कि अरे बहुत स्मार्ट। हाँ। तो फाइनली जाके 25% पे हमारा डील हुआ। अच्छा। तो उस दिन तो डील मिल गया। अगली बार हमने सोचा हम भी भारतीय हैं, हमें भी कुछ करना चाहिए। जी। तो अगली बार जब हम गए तो हमने 2 फ्लाइट्स बुक करी और 2 होटल्स बुक करे। अच्छा, उन्हें दिखाने के लिए। उनको पता ही नहीं था कि हमारी सेकंड फ्लाइट है, हाँ। उनको पता नहीं था कि हमारी दूसरी होटल भी है। तो जब आखिरी दिन आया हम तो तैयार नहीं हुए ऑर्डर प्राइस देने के लिए। तो वो लोग सोचे अरे क्यों ये लोग नहीं दे रहे, खाली हाथ जाएंगे क्या वापस? खाली हाथ जाएंगे हाँ। वापस। हाँ। तो फिर वो मान गए, और एक्चुअली हमारे पास तो अगले दिन की भी फ्लाइट थी। तो हम बोलते हैं कि भारतीय लोग भी बेवकूफ़ नहीं होते हैं, नहीं काफ़ी होते। तेज होते हैं, जी। बट चाइनीज आर सुपर्ब एट नेगोशिएशन। एंड देन चाइना को आज वाले पड़ाव पे क्या ले आया? मतलब जब 1980 में चाइना उतना ही था जितना हम थे, तो देखिए उन दिनों उनके पास कोई टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं होती थी। इंडिया चाइना से आगे था। आज वो हमारे से 20 साल आगे है। हमें 20 साल लगेंगे। हाँ, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ अच्छे से समझ ली कि अगर हमें दुनिया में सक्सेसफुल होना है तो हमारी अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। हम लोग इस चक्कर में रह गए कि चलो बाहर से ले आएंगे, कहीं से भी कुछ प्रोडक्ट ले आएंगे, ट्रेडर करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे। उस चक्कर में इंडिया फंस गया। और चाइना ने क्या किया, उन्होंने ट्रेडिंग भी करी, मैन्युफैक्चरिंग भी करी, कॉपीइंग भी करी, और अपनी आईपी और डिज़ाइन भी किया। तो पहले तो वो जहाँ से भी लेके आ जाते थे डिज़ाइन, उसके बाद अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करना शुरू किया। फिर उनके प्रोडक्ट्स इतने अच्छे बनने लगे कि दुनिया का सबसे ज़्यादा इनोवेटिव कंट्री बन गया है वो, अमेरिका से आगे है वो एट प्रेजेंट। बिल्कुल। और हमारे पास हर तरह की कैपेबिलिटी है। हमारे ही लोग माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमारे ही लोग जीपीयू बना रहे हैं, हमारे ही लोग इंटेल का चिप बना रहे हैं। सब इंडिया में बैठ के हमारे लोग ही कर रहे हैं। ये इंडिया में ही हो रहा है? इंडिया में ही हो रहा है। जब हम कहते हैं कि हमारे रिसोर्सेज बाहर जा चुके हैं, नहीं साहब, ये लोग यहाँ बैठ के अमेरिकन कंपनीज इंडिया में बैठ के सारे चिप बना रहे हैं, सारे सॉफ्टवेयर इंडिया में बन रहे हैं, डिजाइन हो रहे हैं, पर हमारे पास उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है, वो अमेरिका में बैठा हुआ है। तो हम तो एक तरह से स्वेट शॉप हैं जी। हम ही लगे पड़े हैं, हम लगे पड़े हैं, काम कर रहे हैं, जोर शोर से कर रहे हैं, वो दूसरों के लिए कर रहे हैं, बट दूसरों अपने लिए नहीं कर रहे हैं। बड़ी सैड पॉइंट है। इसको करेक्ट इमीडिएटली करना चाहिए। और गवर्नमेंट, आज की जो गवर्नमेंट है वो सुन रही है। पीयूष गोयल जी ने भी बीच में कहा था, पीयूष गोयल ने भी बहुत अच्छे से बोला था। हमारे अश्विनी वैष्णव हैं, वो भी बोलते हैं इसमें। जी जी जी। प्रधानमंत्री ने परसों बोला कि अगर हम R&D नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट ने अभी 1 लाख करोड़ की R&D फंड चलाया है, परसों लॉन्च हुआ है। अच्छा। सिर्फ R&D के लिए, और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को पैसे देने के लिए कि आप R&D करो। 1 लाख करोड़? 1 लाख करोड़ 50 साल के लिए, 0 इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट फ्री है ये? इंटरेस्ट फ्री। तो ये नए एंटरप्रेन्योर्स को भी हेल्प करेगा? सब स्टार्टअप्स भी, SMEs भी, और कॉर्पोरेट्स भी। दुनिया में हमेशा जहां भी अच्छा R&D हुआ है वो गवर्नमेंट ने पैसा दिया है और प्राइवेट सेक्टर ने काम किया है। हमारी कंट्री में गवर्नमेंट पैसा देता है और गवर्नमेंट वाले ही काम करते हैं। तो आपको पता है गवर्नमेंट वाले कैसे काम करते हैं। जी हाँ, ये इशू था। ढीला ढाला चलता रहता है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, धीरे धीरे चलता है। बट जो गवर्नमेंट की फंडिंग और गवर्नमेंट ही काम करते हैं उसमें इसरो थोड़ा अच्छा निकल गया देखिए है। 2-4 अच्छे निकल गए, जो हम लोग को अंडर थ्रेट हमने किया वो सब। अच्छा। हमारे पे सैंक्शंस आ गए, हाँ। तो हमको करना पड़ा। एटॉमिक एनर्जी और स्पेस, सैंक्शंस पे काम पड़ा। कोविड में क्या हुआ, हमारे पास
वैक्सीन नहीं थी, फटाफट हमने वैक्सीन बना ली। हाँ, तो हम लोग जब किसी भी इमरजेंसी में होता है बहुत अच्छा काम करते तब अच्छा काम करते हैं। हैं, और जब नहीं होती है इमरजेंसी हम लोग भूल जाते हैं। और ये R&D का जो बजट है, इसका अभी एलोकेशन तो मेरे ख्याल से टाइम लगेगा। आज से शुरू हो गया, अच्छा, परसों शुरू अनाउंस हुआ, आज से हो जाएगा शुरू। स्कीम अनाउंस कर दी है, अब आप अप्लाई करिए और पैसे लीजिए। ओके, अपना प्रोडक्ट लाइए, अपना आइडिया दीजिए। बताइए, आइडिया लीजिए, अगर आपका आइडिया बहुत अच्छा है तो गवर्नमेंट पैसे देगी आपको। इट्स गुड कि रियलाइजेशन हो रहा है गवर्नमेंट को। और नहीं, गवर्नमेंट बहुत बढ़िया काम कर रही है। अच्छा, ये गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कुछ अच्छा कर रही है। ओके। इतने सालों से मैं देख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नहीं होता। आपके टाइम पे तो बहुत टफ था। मैं बार बार नए एंटरप्रेन्योर्स पे आ रहा हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स वी आप खुद चाहते हैं कि वो इस राह में आए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी लाएं, थोड़ा ये लाएं। गवर्नमेंट असिस्टेंस ठीक है, क्योंकि आपने बोला R&D के फंड हैं और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं। इन्हीं स्कीम्स में अगर आप कुछ नाम देना चाहें कि ये स्कीम्स अभी भी अच्छा कर रही हैं, असिस्टेंस चाहिए तो यहाँ चले जाओ, मे बी नए एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प आउट हो जाए। देखिए भाई, स्टार्टअप इंडिया की बहुत सारी स्कीम्स हैं, अच्छी स्कीम्स हैं, उसमें फंडिंग भी मिलती है। स्टार्टअप इंडिया का एक फंड भी है, फंड ऑफ फंड्स, जो अगर आप वीसी के पास जाएं तो आपको पैसा मिल जाता है। उस पर बहुत अच्छा काम हुआ है। अच्छा, दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक आईडेक्स फंड है, जिसमें आपको चैलेंज दिया जाता है। अगर आपको बोलते हैं कि भाई अब मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए, आप बना सकते हैं। अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो आप वो प्रोडक्ट बना के दिखाइए। अगर आप वो प्रोडक्ट बना लेते हैं और वो लोग टेस्ट करते हैं और प्रोडक्ट चल पड़ता है, तो आपको बिजनेस देना चाहते हैं वो। अगर सिर्फ फंडिंग फीड होती रहेगी, यही होता रहेगा, देखिए, फिर फंडिंग तो मिल जाती है, अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास प्रोडक्ट अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फंडिंग मिलती है, अच्छे से मिलती है, बहुत सारे सोर्सेज से मिलती है, और कोई इशू नहीं है उसमें। की इशू ये है कि गवर्नमेंट को सबसे बड़ी चीज बदलनी ये है कि आप गवर्नमेंट का बिजनेस स्टार्टअप को दीजिए। अगर आप, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, आप चाहते हैं कि मैं 15 लाख कंप्यूटर खरीदना चाहता हूं, ठीक है, उसमें से आप 5 लाख 7 लाख स्टार्टअप को दीजिए, अच्छा, तो वो बड़ा बड़ा हो जाएगा। अगर आप वो ह्यूलेट पैकर्ड को देंगे या लेनोवो को देंगे तो फायदा क्या है? कंट्री को क्या फायदा होगा, मुझे बताइए। पर आप एक छोटी सी कंपनी को देंगे जो बड़ा बनना चाहती है, जिसने वही प्रोडक्ट अच्छा बना लिया है, उसको दीजिए, फायदा होगा। तो लाइक सही डायरेक्शन में तो जा रहे हैं, फॉर श्योर। सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं। 2-4 चीजें करेक्ट करनी है। एक, डिमांड एग्रीगेशन जरूर करना चाहिए। दूसरा, हमें एक लिस्ट बनानी चाहिए कि ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स जो हैं हम सारे अमेरिका से ला रहे हैं। ओके, एक एक प्रोडक्ट को उठा के इंडिया में बनाना चाहिए, सब रिप्लेस करें। रिप्लेस करना चाहिए, क्योंकि वी आर वेरी डिपेंडेंट। जोहो कर रहा है, जोहो मुश्किल से 1-2 प्रोडक्ट कर रहा है, हमको 15-20 प्रोडक्ट सारे देखने पड़ेंगे। अमेजोन का रिप्लेसमेंट चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट का रिप्लेसमेंट चाहिए, सोशल मीडिया का रिप्लेसमेंट चाहिए, एक भी नहीं है हमारे पास। तो अपॉर्चुनिटी है तो सारी। इतनी बड़ी कंट्री है, इतना बड़ा मार्केट है, हमने मार्केट पूरा का पूरा अमेरिकन को दे दिया। ट्रम्प साहब बोलते हैं कि भाई आप मार्केट खोलिए। अरे मार्केट तो हमारा खुला हुआ है, हम इतना बिजनेस दे रहे हैं आपको। और ऊपर से आप क्या करते हैं, नायरा टेक्नोलॉजी है, कंपनी है, उनको एक दिन माइक्रोसॉफ्ट ने उनकी सर्विस बंद कर दी, क्योंकि आप रशियन से कनेक्टेड हैं। अब ये क्या बात हुई, बताइए। डोमिनेंस का फायदा, हाँ। सो ये इस तरह की चीजें होने वाली हैं हमारे साथ, इसलिए हमें अपना प्रोडक्ट बनाना चाहिए। सर, हार्डवेयर की आप इतनी बात करते हैं, यू आर कॉल्ड फादर ऑफ हार्डवेयर इंडस्ट्री एंड ऑल, तो हार्डवेयर में ही और क्या क्या, जैसे मोबाइल को आप बहुत एम्फेसाइज करते हैं कि मोबाइल पे बहुत काम करो, इंडियन मोबाइल बनना चाहिए। और क्या क्या सेगमेंट है अभी हमारे पास? देखिए भाई, जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं हमें पूरा सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। आप अगर आप एक डेस्कटॉप देखें, हाँ, बड़ा सिंपल प्रोडक्ट है, उसमें बनाने में हमने तो 1976 में बनाया था यार, क्या कमाल लिया उसमें। हम तो तब से बना रहे थे, हमको सपोर्ट नहीं मिला, गवर्नमेंट पॉलिसीज हमारे अगेंस्ट हो गई। तो जो पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। सर हार्डवेयर में एक मैं आपको हार्डवेयर का एग्जांपल देता हूँ। 25 साल पहले चाइना में एक कंपनी बनी, उसका नाम था हुवे। आपने सुना होगा। जी जी जी, ये तो इंडिया में भी।
डोमिनेट करती है। हुवे को गवर्नमेंट ने ऐसा सपोर्ट दिया जिससे वो वर्ल्ड की नंबर 1 नेटवर्किंग कंपनी बन गई। कैसे बनी? सबसे पहले उन्होंने R&D के लिए फंडिंग दी उनको। 1995 में $1 billion was given to Huawei for making a chip। उस पॉइंट पे इतना 1995 गवर्नमेंट से को सोच step- रहे हैं जी वो जी लोग। जी गवर्नमेंट का स्टेप था। अच्छा, वो बहुत बढ़िया सपोर्ट मिला उनको। दूसरा सपोर्ट कैसे मिला? जितना धंधा चाइना में टेलीकॉम में होता था, सारा का सारा 2 कंपनीज में डिवाइड हो गया, हुवे और ZTE। 2 कंपनीज बनी, उसमें से हुवे सबसे बड़ी सक्सेसफुल बन गई, ZTE उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। उसके बाद हुवे ने जाके अमेरिका में, यूरोप में धमाका मचा दिया। जितने अमेरिकन प्रोडक्ट्स थे उनके से ये लोग 20% 30% प्राइस कम थी इनकी, और स्पेसिफिकेशंस बेटर थे। तो सारी अमेरिकन कंपनीज हिल गई, सारी यूरोपियन कंपनीज हिल गई, उन्होंने मार्केट कैप्चर कर ली। दे बिकेम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। ये इंडिया में नहीं होता। किस तरह से हम एक हुवाई इंडिया में भी बनाए, और अभी भी हो सकता है, क्योंकि एक कंपनी शुरू हुई थी करीब 25 साल पहले, उसका नाम है तेजस। तेजस ने 4G 5G दोनों प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, तैयार हैं। अच्छा। तो अश्विनी जी ने क्या किया 2 साल 3 साल पहले, उन्होंने बोला आई विल फॉर BSNL आई विल प्रेफर ओनली इंडियन SIs। बहुत बड़ा डिसीजन लिया उन्होंने। हाँ। और उस डिसीजन पे 13,000 करोड़ का ऑर्डर तेजस को गया। अब तेजस तो इस बहुत बड़ी बन गई, क्योंकि 13,000 करोड़ कुछ कम होता है नहीं। और उसके बाद तेजस को टाटास ने खरीद लिया। अब तेजस भी हुवे की तरह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन सकती है। क्यों? क्योंकि आजकल हुवे जो है अमेरिका ने बैन कर दिया, यूरोप ने बैन कर दिया। आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप तेजस को भी ग्लोबल बना सकते हैं, और वो हम पे ट्रस्ट भी करते हैं, और हमें ट्रस्ट करेंगे। क्योंकि देखिए, इंडियंस को वो ट्रस्ट करेंगे, चाइनीज को वो ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो अब बहुत सारे गवर्नमेंट ने एक बड़ी नई प्लान बनाया है, जो इंडिया सेमीकंडक्टर का 2.0 बन रहा है। उसमें 30 चिप गवर्नमेंट ने सेलेक्ट करे हैं जो इंडिया की जरूरत है। ओके। और 30 के 30 चिप इंडिया में बनेंगे, डिजाइन होंगे और बनेंगे। बहुत खूब। अब यहाँ कितना स्कैरसिटी आया था बीच में? अब जितने चिप्स हैं हम सब चाइना से इंपोर्ट करते हैं। हमको चाइना के चिप्स बैन कर देने चाहिए और अपने एक एक करके चिप्स बनाना शुरू कर देना चाहिए। अगले 4 या 5 साल में वी शुड टेक वन, हमको एक एज अ पेट्रियट वी शुड थिंक के हमें चाइनीज चिप्स नहीं यूज करने, इंडियन चिप्स यूज करने। हमारी कंट्री में लोग इस तरह से सोचते क्यों नहीं है? अगर आप जापान जाएंगे ना, द जापानीज बोलते हैं हमको सिर्फ जापानीज प्रोडक्ट चाहिए। अच्छा, नो मैटर हम कितना सस्ता दे दें। हाँ, हम पैसे ज्यादा देने को तैयार है। पता नहीं क्या क्या जा रहा है, मेरे को तो ये बड़ा थ्रेटनिंग लगता है। और हमारी मार्केट इतनी बड़ी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। इतना वॉल्यूम है हमारे पास, उस वॉल्यूम से हम ट्रम्प को डरा सकते हैं। बिल्कुल। ट्रम्प को बोल देते हम इंडिया मार्केट आपके लिए बंद कर देते हैं, आप कंप्यूटर नहीं बेच सकते हैं, सॉफ्टवेयर नहीं बेच सकते। अब बोलिए ट्रम्प क्या करेगा? हाँ, अगर वो जो कर रहे हैं वो हम करें तो। पर हमारे में हिम्मत नहीं है ना, क्योंकि हमारी इतनी वीकनेसेस हैं, हमारी अपने प्रोडक्ट्स ही नहीं है। अभी डिपेंडेंसी हमारी ज़्यादा है। इसीलिए चाइना जी इज स्टैंडिंग टॉल इन फ्रंट ऑफ ट्रम्प एंड वी आर नॉट एबल टू, बिकॉज हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। 5 साल 10 साल बाद वी मस्ट टेक अ वाउ एज अ कंट्री कि हम अपना प्रोडक्ट बनाएंगे और अपना प्रोडक्ट खरीदेंगे। गवर्नमेंट भी इंडियन प्रोडक्ट खरीदेगा। 5 साल तक, हम 7 साल तक ये करें, हमारी 15-20 बड़ी बड़ी कंपनी तैयार हो जाएगी। मतलब सब बदल सकता है। यस, हुए को हम बीट कर सकते हैं। जब आप सिर्फ बिल्ड इन इंडिया कहते हैं, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल कहते हैं, तो हर कोई एंटरप्रेन्योरशिप को उतना उससे देखता नहीं है। तो लेट्स से कोई एंटरप्रेन्योर ही नहीं बनना चाहता, तो उसके लिए क्या स्टेप्स होंगे?
टू अगेन कंट्रीब्यूट इन नेशन? ब्रेन ड्रेन ना करना ही एक बड़ा स्टेप है क्या? देखिए भाई, ब्रेन ड्रेन से हमको फ़ायदा हुआ है, अच्छा, आपने बंदे बाहर भेज के? क्योंकि हमारे लोग जो हैं पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, तो उसमें क्या बुरी बात है? मैं तो ब्रेन ड्रेन को ब्रेन ड्रेन नहीं समझता, बट एक बड़ी भारी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है अभी। ट्रम्प ने क्या किया है कि जो रिसर्च काम हो रहा है, जितना रिसर्च हो रहा है अमेरिका में, वो सब बजट्स काट दिए हैं उन्होंने। तो बहुत सारे इंडियन डायस्पोरा जो हैं, बड़े बड़े केपेबल लोग हैं, उनको हमें वापस लाना चाहिए, तभी हम एक प्रोडक्ट नेशन बना सकते हैं। अच्छा, क्योंकि हमारे इंजीनियर्स के पास डिज़ाइन कैपेबिलिटी है, पर हमारे इंजीनियर्स के पास प्रोडक्ट मैनेजमेंट कैपेबिलिटी नहीं है। वहाँ लाया क्या? वो हम अगर डायस्पोरा को यहाँ लाएं, हाँ, और उनसे बोलें कि भाई आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट करिए, प्रोडक्ट मार्केटिंग करिए, ग्लोबल मार्केटिंग करिए और इसको दुनिया भर में ले जाइए, तो हमें फ़ायदा होगा। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अब हमारे पास। अगर आप देखें, एक बड़े फेमस हाईवे है अमेरिका में, 101 बोलते हैं उसको। अच्छा, वहाँ एक बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं आजकल। वो पोस्टर क्या कह रहे हैं? वो बोल रहे हैं जर्मनी आइए, अच्छा, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, हम आपको फ्री एंट्री देते हैं, हम आपको वीज़ा देते हैं, आप आइए यहाँ रहिए। वो कहानी जर्मनी ने शुरू कर दी है, हम लोग तो कुछ सोचे ही नहीं उसके बारे में। उन्होंने रियलाइज कर लिया गैप। तो पकड़ लो अच्छे अच्छे लोगों को ले जाओ। हमें ये करना चाहिए। और इतने सारे जर्मन्स तो अमेरिका में नहीं हैं जितने इंडियंस हैं। अगर आप 5 साल बाद देखें तो अमेरिकी की पॉपुलेशन कैसे दिखेगी आपको? कम, काफ़ी कम। वाइट प्लस ब्लैक विल बी लेस देन 50%. अच्छा, Who will be the rest? Asians, Hispanics. Among Asians, which will be the largest? Chinese and Indians. चाइनीज एंड इंडियंस। तो और आप सोच सकते हैं कि हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं इन कंट्रीज को। इसलिए उन्होंने वो ट्रम्प ने वीज़ा वाला भी निकाला है क्या? Yes, he does. He knows that. He knows कि whites और blacks का मार्जिन कम होता जा रहा है, इसीलिए वो लोग मागा लोग हैं जो सिर्फ whites को प्रमोट करना चाहते हैं। बट ये उनके लिए बुरा नहीं होगा इतना? ज़रूर होगा, पर वहाँ एक तरह से हवा चली हुई है मागा की, तो उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते आप। उसके लिए कुछ नहीं। शिव नादर जी, लाइक वी ऑल एस्पायर टू हिम एंड रैंकिंग में आते हैं, इतने उसमें आते हैं, तो क्या था उनका पर्सनल नेचर, कैसा था वो एज अ ह्यूमन, कैसे थे? आपको उनकी क्या बेस्ट खूबी लगती है जो इस पड़ाव तक ला पाई HCL को? आप सब। शिव नादर जी मेरे मेंटर रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो जो भी मैंने सीखा है वो काफ़ी कुछ उनसे सीखा है। और वो इस तरह की उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ थी जो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी IT कंपनी के चीफ में नहीं थी, और आज भी नहीं मिलेंगी आपको। अच्छा, वो बहुत ही ब्रिलियंट आदमी है, फैंटास्टिक लीडरशिप क्वालिटी थी उनमें, और उस लीडरशिप क्वालिटी में लोग बिलीव करते थे। कोई एग्जांपल सर? देखिए, जब भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों में हम लोग कभी ऊपर गए, फिर नीचे गए, फिर ऊपर गए, जब वो नीचे हम लोग जा रहे होते थे तो आके सबसे पहले ये बोलते थे कि देखिए ये सब तो नॉर्मल है, किसी भी कंपनी में नॉर्मल है, पर अगर आप अग्रेसिवली काम करेंगे और अपने ऊपर बिलीफ के साथ काम करेंगे, यू विल बी सक्सेसफुल। तो वो सबको मोटिवेट कर लेते थे इस तरह से। ओके, तो हमेशा जब वो आते थे किसी न किसी फिल्म की बात करते थे। नादर जी? हाँ, कहते थे ये आपने ये फिल्म देखी है? अच्छा, लोग बोलते थे हाँ देखिए। हाँ। उसमें आपने इस कैरेक्टर को देखा है? हाँ। देखिए ये कैरेक्टर ये बोल रहा था। तो वो कभी एक कैरेक्टर था, वो पैटर्न, जनरल पैटर्न की बात करते थे। अच्छा, वो बोलते थे कि वो पैटर्न ने क्या बोला आप लोगों को, आर्मी के लोगों को, देखिए साहब, आप अगर मर जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, आप दूसरों को मारेंगे ना तब फायदा होगा। तो फायदा। सो इस तरह से वो मोटिवेट करना उनको आता था। अच्छा, दूसरी चीज उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी थी कि वो 10 साल 15 साल आगे सोचते थे। अच्छा, ओके। और हमेशा सोचते रहे। तो इस तरह से लोगों को ये नहीं पता कि उन्होंने इस तरह की कंपनीज और इस तरह की बिजनेसेस शुरू करने की
शुरुआत करी जो लोग आज कर रहे हैं। तब तो कोई बेंचमार्क भी नहीं था। हाँ, अब जैसे पेटीएम शुरू हुआ, वो कब शुरू हुआ? 6-8 साल पहले शुरू हुआ। वो पेटीएम टाइप की पेमेंट सिस्टम की बात 15 साल पहले मुझसे बात कर रहे थे और हमने शुरू भी की थी कंपनी, पर उन दिनों आरबीआई अलाउ नहीं करता था और वो कंपनी आगे नहीं बढ़ पाई। अच्छा, प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ हाँ, नहीं हुआ। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि उनकी जो सोच थी वो हमेशा बहुत दूर की सोचते थे। अगर आप आज देखें, हम लोग ये बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है आजकल कि भाई सर्विसेज बिजनेस जो है अब वो नीचे गिर रही है थोड़ी। हाँ। ठीक है ना, क्योंकि ऑटोमेशन आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, तो जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज बिजनेस है वो नीचे गिर रही है थोड़ी बहुत और नौकरियां जा रही हैं। उन्होंने क्या किया 6-7 साल पहले, बात करते करते मेरे से करीब 15-20 साल पहले बात कर रहे थे कि हमको एक दिन, जिस तरह से हमने शुरू की थी कंपनी एज प्रोडक्ट कंपनी, और फिर हम सर्विसेज में चले गए क्योंकि हमको गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं किया और मार्केट सर्विसेज की तरफ जा रही थी, तो हमने सर्विसेज को पकड़ लिया जी, और बहुत सक्सेसफुल हो गए। पर एक दिन ज़रूर आएगा जब प्रोडक्ट वापस आएगा और प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा होगी। आ गया सर, अब वो आ गया दिन। तो उन्होंने क्या किया 6-7 साल पहले, HCL में एक HCL सॉफ्टवेयर शुरू किया और प्रोडक्ट कंपनी शुरू करी, और वो कंपनी जो है सिर्फ प्रोडक्ट्स की आज $1.6 बिलियन की है। लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनी इन इंडिया, वही लीड कर रही है। अब आप सोच सकते हैं कि शिव नादर कैसे सोचते थे। काफ़ी एडवांस में, काफ़ी दूर की बातें करते थे, बहुत ब्रिलियंट। जब मैं बैकग्राउंड पढ़ रहा था और आपका इंटरेस्ट एरिया पढ़ रहा था सारा, तो स्पेस आया बहुत, स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस में वो मैं बिल्कुल शुरू ही बहुत बेसिक क्वेश्चन से कर लेता हूँ कि आपका इंटरेस्ट स्पेस में गया क्यों, और अब तक आपकी सबसे बड़ी फाइंडिंग क्या है कि यार स्पेस में ये भी होता है, या लेट्स से एलियन होते हैं क्या? एक ना एक दिन वी विल प्रॉब्ली सी एलियन समवेयर। ओके। एक ना एक दिन हम लोग कॉलोनी बनाएंगे मार्स पे। एक ना एक दिन हमारा डेटा सेंटर जुपिटर पे लगेगा। अच्छा, जुपिटर तक? आप सोच लीजिए, जितनी बड़ी सोच है उतना बड़ी कर सकते हैं आप। क्योंकि डेटा सेंटर आप जिस तरह से आजकल भाग भाग के इंडिया में बना रहे हैं, उतना एनर्जी नहीं है हमारे पास, वो सारी क्लाइमेट को इम्पैक्ट करेगा। हाँ, इसलिए हमें तो चाहिए, इसलिए हमें इंडिया में अर्थ पे क्यों लगाएं, बाहर लगाना चाहिए। तो इस तरह की सोच होनी चाहिए। वही विजन देखेंगे तभी तो उस पर काम कर पाएंगे। बड़ी चीज़ें सोचेंगे तो छोटा काम होगा। इफ़ यू एम फॉर द मून यू विल गेट द अर्थ। तो वही मैं बोलता हूँ ना, ए इज ग्रेटर देन आर। एस्पिरेशन होनी चाहिए। एक बार एस्पिरेशन है, कोई भी स्टार्टअप सक्सीड करेगा, कोई भी कंट्री सक्सीड करेगी। हमारी कंट्री में एस्पिरेशन की बहुत ज़रूरत है, बड़ी एस्पिरेशन होनी चाहिए, और साथ में स्किल पे काम करो। बिल्कुल। आप स्किल बिल्डिंग पे बहुत बोलते हैं, IIT में आप गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। आपने पूरी पता नहीं कितने बैच रेडी किए होंगे टू गो अहेड एंड वर्क इन कॉर्पोरेट्स। या बिकॉज देखिए, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में, किसी भी करिकुलम में आपको एक चीज़ नहीं बताई जाती कि आप किस तरह से एक प्रोडक्ट बना सकते हो। बट उसमें स्टूडेंट क्या करे? मतलब ये तो आपने एजुकेशन सिस्टम के लिए बोल दिया, स्टूडेंट को अपने एंड पे क्या करना चाहिए? स्टूडेंट को सिर्फ कॉलेज पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। आजकल सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, आप जाके पढ़िए, नोबडी स्टॉप्स यू। अब तो हर कॉलेज में वो भी है ना, अटल इंक्यूबेशन सेंटर। हाँ, वो सब है। अब देखिए, मैंने करीब 4 साल पहले 3 साल पहले शुरू किया एस्पायर स्कॉलरशिप। जी। क्यों शुरू किया? क्योंकि मैं चाहता था कि जो गरीब बच्चे हैं वो लोग, IIT में एंट्रेंस नहीं मिलता उनको, एंट्रेंस मिलता भी है तो उनके पास पैसे नहीं होते इसके लिए। तो मैंने एक एस्पायर स्कॉलरशिप शुरू करी है जो 11 कॉलेजेस में एंट्री देती है। अगर आप क्वालिफाई करें तो 28 children every year I give them full tuition and housing and everything paid for। अच्छा, full। वो तो एक स्टूडेंट के लिए लैक्स में होता पूरा for his whole 4-year life in IIT और engineering college he is taken care of। एंड ये पर्सनली आप करते हैं? हाँ, हम लोग करते हैं, मेरी फैमिली के थ्रू है। मेरे दोनों बेटे जो हैं वो इस एस्पायर स्कॉलरशिप चलाते हैं।
ओके। और वो लोग हर साल बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि आप अप्लाई करिए, अब हज़ारों एप्लीकेशन आती हैं। हाँ। उसमें से हमारे ऑफिस में जाके उसको शॉर्ट लिस्ट करते हैं। फिर करीब 100-150 बच्चों को मेरे दोनों बेटे बैठ के इंटरव्यू करते हैं अच्छा। और ये पता करते हैं किसमें ज़्यादा एस्पिरेशन है, डिजर्विंग कौन है? कौन सबसे ज़्यादा डिजर्विंग है। फिर उसमें से 28 बच्चों को हम लोग हर साल सेलेक्ट करते हैं सिर्फ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड? इंजीनियरिंग के लिए। अच्छा। भाई मैं इंजीनियर ही हूँ तो मैं इंजीनियरिंग ही सपोर्ट करूँगा। और आपको पता है वही बिल्ड कर सकते हैं। हाँ। सर आपकी बुक का कोई बहुत फेमस कुछ हो ऐसा जो एस्पायर करने के लिए अगेन लोगों को एस्पिरेशन लाइक उन्हें हिम्मत दे पाए कि हाँ वो एस्पायर कर सकते हैं, विजन देख सकते हैं? नहीं, मेरी बुक में सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने लिखी है जी। वो मेरे गुरु थे डॉक्टर C.K. प्रहलाद। डॉक्टर C.K. प्रहलाद मिशिगन यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट पढ़ाते थे अच्छा। और सबसे बड़े स्ट्रैटेजी एडवाइज़र बोले जाते थे। सोनी ये वो सबके वो स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र थे। तो जब मैं CEO बनने वाला था अपनी कंपनी में 1995-96 में, ओके। शिव नाडर ने मुझे बोला, देखो अजय, तुमने जो भी सीखा है वो काम करके सीखा है, थोड़ा मैनेजमेंट भी सीख लो। ये नादर जी ने बोला? हाँ। हाँ। तो आप जाइए, आप थोड़ा सा पढ़ के आइए। तब तो आपकी एज अच्छी होगी। 95 आई वाज 45। 45 में उन्होंने बोला कि पढ़ के आओ। पढ़ के। अच्छा ठीक है। तो मैं 6 हफ्ते का प्रोग्राम था मिशिगन यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर C.K. प्रहलाद चलाते थे वो प्रोग्राम, बड़ा फेमस था। तो रॉस बिजनेस स्कूल था, तो वहाँ मैं पढ़ने गया। तो डॉक्टर C.K. प्रहलाद क्लास में हमेशा उन बच्चों को पकड़ते थे जो पढ़ के नहीं आते थे। अच्छा। तो वो इतने स्मार्ट थे। हाँ। तो वो होमवर्क देते थे आपको, केस स्टडी देते थे, रात रात उसको पढ़िए और आके बताइए आपने क्या समझा। ठीक है। तो वो ऐसे कर करके ऐसे ऐसे हाथ करते थे और उनको पता होता था कौन स्टूडेंट पढ़ के नहीं आया। यू ओके। टेल मी व्हाट यू लर्नड यस्टरडे फ्रॉम द केस स्टडी। वो बेचारे को पता ही नहीं, वो पढ़ के नहीं आया। हाँ। तो एक दिन क्या हुआ कि बोले, अजय यू टेल द क्लास व्हाट इज योर विजन ऑफ योर कंपनी। तो मैंने बोला C.K. वी ऑल यूज्ड टू कॉल हिम C.K. अच्छा। So C.K. That's very personal to us. We don't want to talk about it. अच्छा। हाँ। तो बोलते नहीं नहीं, this is a class of 40-50 global people. You must tell them what is your vision of your company. तो हमने तभी एक विजन स्टेटमेंट बनाई थी। अच्छा। तो वो विजन स्टेटमेंट थी that we would like to be the largest software factory in the world. वो हमारा विजन था। तो मैंने बोल दिया। अच्छा, 1995 में आप सोच सकते हैं कि किसी को समझ नहीं थी कि इंडिया क्या बनेगा। जी। सॉफ्टवेयर सुपर पावर बनेगा। अभी भी प्राइवेटाइजेशन हुआ है। तो हमने जब ये बोला तो किसी को समझ नहीं आया क्लास में, सब लोग शांत रहे, कुछ नहीं बोला। तो जब क्लास खत्म हुई तो मैं गया उनके पास, मैंने कहा C.K. आपने मुझे एम्बैरस कर दिया क्लास में ये क्वेश्चन पूछ के। तो कहते क्यों? तो मैंने कहा देखिए, ये नोबडी रिस्पॉन्डेड, मुश्किल, नोबडी सेड एनीथिंग, नोबडी, किसी ने भी क्लैप नहीं किया कि आप इतना बड़ा काम करना चाहते हैं। कहता मैंने इसीलिए पूछा ये क्वेश्चन कि ये सारे के सारे लोग जो क्लास में बैठे हैं इनको पता नहीं है इंडिया क्या चीज़ है। अच्छा। एक ना एक दिन हाँ। इंडिया विल बी द लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर फैक्ट्री इन द वर्ल्ड एंड आई वांट देम टू नो इट। सो दिस वाज C.K. प्रहलाद। So therefore, he always used to talk about aspiration. And that's why I named my book and dedicated it to him, to saying, my book is called Just Aspire. If you aspire, you can achieve anything. अब सर वी आर जस्ट एंडिंग दिस पॉडकास्ट। अब मैनेजमेंट लेसन ही आ गया, तो मैं खुद मैनेजमेंट स्टूडेंट हूँ और मैं क्यूरियस हो गया कि ये कितने टाइम का प्रोग्राम था जो आपने वहाँ 6 हफ्ते का प्रोग्राम था। 6 हफ्ते की लर्निंग्स क्या क्या थी ऐसा, क्योंकि आप CEO रेडी होके आ रहे थे इससे पहले। सबसे बड़ी लर्निंग थी पीपल मैनेजमेंट। क्योंकि अगर आप कोई भी कंपनी चलाना चाहते हैं, अगर आप अपने पीपल को, लोगों को इंस्पायर नहीं कर सकते, मोटिवेट नहीं कर सकते, तो आप कंपनी नहीं चला सकते।
तो ये सबसे बड़ी चीज़ मैंने वहाँ सीखी। उन्होंने वहाँ पर एक बहुत बढ़िया HR के प्रोफेसर थे, वो बड़ी अच्छी से बात करते थे, और उन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक में पूरा का पूरा HR सिस्टम बनाया था। अच्छा, जनरल इलेक्ट्रिक। तो उसकी बातें करते थे कि देखिए जनरल इलेक्ट्रिक में ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो एक दिन वो बोले दैट आई वेंट एंड आस्क्ड द चेयरमैन ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक, जैक वेल्च, कि हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम द होल डे? सो जैक वेल्च बोले 70% ऑफ माई टाइम इज स्पेंट ऑन पीपल। अच्छा, ना प्रोडक्ट, ना मार्केट, ना कुछ। 70% ऑफ माई टाइम इज स्पेंट। टू मी दैट वाज अ फैंटास्टिक लर्निंग। कि अपनी टीम में देखिए, आप लोगों के ऊपर अगर टाइम लगाएंगे तो लोग ज़रूर परफॉर्म करेंगे। तो मैंने उससे बहुत चीज़ें सीखी। तो जब मैं गया, मैं उसको प्रैक्टिस करने लगा। अच्छा, कंपनी में। और सबसे बड़ी चीज़ मैं प्रैक्टिस ये करता था, उन दिनों इसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं था, बाद में मुझे ज्ञान आया, क्योंकि जब ह्यूलेट पैकर्ड के साथ मैंने अपना जॉइंट वेंचर बनाया तब मुझे पता चला कि ये कुछ होता है। बट उसके पहले मैंने शुरू कर दिया था ये, और वो ये था कि मैं जाके पूरी कंपनी में रोज़ करीब 1-1.5 घंटा चक्कर लगाता था। बस सारे डिपार्टमेंट्स में इधर उधर बैठ बैठ के मैं जाता था, लोगों से मिलता था, हेलो हेलो करता था, किसी के साथ कॉफ़ी पीता था, किसी से बातचीत करता था, किसी से पूछता था, अरे हाउ इज़ योर सन डूइंग। मतलब अपनी टीम पूरी। हमको सब पता था। मैं अपने लोगों का नाम फर्स्ट नेम बेसिस पे जानता था, मैं उनके बच्चों के बारे में जानता था, सब कुछ जानता था। तो उस तरह से जो एक तरह से कंपनी बनती है ना, वो लोगों से बनती है। और अगर लोग आपको प्यार करते हैं, अपनी कंपनी को प्यार करते हैं, तो कंपनी बड़ी बनती है। तो जो कमिटमेंट थी ना हमारे लोगों में, वो इसलिए थी कि हम लोग सब एक तरह से इस तरह से लोगों के साथ बिहेव करते थे। तो मेरा एक HR का बंदा था, विवेक पुणेकर करके, तो उसने क्या किया, अजय आप इतना घूम घूम के लोग से मिलते हैं, हम थोड़ा सा एक नई कहानी शुरू करते हैं। तो उन्होंने एक नई चीज़ शुरू करी, कॉफ़ी विद अजय, कंपनी के अंदर। हाँ, जैसे कॉफ़ी विद करण होता था, तो कॉफ़ी विद अजय शुरू हो गया। तो मैं हर डिपार्टमेंट में हर महीने जाके एक एक डिपार्टमेंट में लोगों के साथ कॉफ़ी पीता था और डिस्कस करता था कि आपके क्या प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, काम की बात नहीं करते थे? ना, आपके क्या प्रॉब्लम्स हैं? अच्छा, बताइए। फैमिली, ये वो कोई क्या प्रॉब्लम्स हैं? What are your issues in the company? Can you make some good suggestions to make the company better? वाह। तो फर्स्ट हैंड मुझे नॉलेज मिलती थी। तीसरी चीज़ मैं अपनी तरफ से करता था, वो ये कि एवरी न्यू ईयर मैं करीब 3000 से 4000 लोगों के साथ हैंडशेक करके हैप्पी न्यू ईयर बोलता था, पर्सनली। अच्छा, फ्रॉम जैनिटर टू जनरल मैनेजर। अच्छा, हर लेबर से लेकर सबके साथ, हर साल। और एक साल ये हुआ कि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी जी, तो मैंने करीब आधे लोगों से मिला था, बाकी लोग से मैं मिल नहीं पा रहा था। तो मेरी सेक्रेटरी ने आके मुझको बताया कि सर, लोग फ़ोन करके पूछ रहे हैं आप कब आएंगे। वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। देखिए, इसको बोलते हैं पीपल मैनेजमेंट। पीपल मैनेजमेंट। तो मेरी जो बुक है, आई हैव कॉल्ड इट पीपल ट्री। अच्छा, ये बड़े से बड़ा कॉर्पोरेट हो, छोटी से छोटी कंपनी हो, 4 जनों पीपल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल। 2 जनों की टीम हो या कुछ भी हो, अगर आपकी टीम नहीं है, आपके साथ है, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और 70% टाइम भी उन्हें दो, वो भी वर्थ इट है। देखिए, तो ये इस तरह की चीज़ें मैंने सीखी वहाँ से। सर, आई डोंट नो क्या क्या सीखने को मिलता। समय का थोड़ा तकाजा है, वरना हम ज़रूर बैठते। ज़रूर। मैं तो चाहता हूँ कैमरा बंद हो, हम बातें करते रहें। बट और मुझे भी कहीं जाना है, तो इसलिए छोड़ दीजिए मुझे। सर, काफ़ी अच्छा लगा मिलके, काफ़ी बातें सीखी, इन्होंने सीखी ज़रूर। कुछ डाउट्स या क्वेश्चन या क्वेरी जो भी ये लाते हैं तो ये कमेंट करेंगे जी। आई विल आस्क यू, या कुछ टीम अगर कुछ रिप्लाईज हो पाएँ, अगर कुछ टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं ऑफ कोर्स। नहीं, ज़रूर लिखें। सर, एक जाते जाते आपके जीवन को दर्शाता हुआ कोई एक गाना, कोई एक लाइन, क्योंकि आप गाते बहुत अच्छे हैं, मैंने उस गाने के साथ हम खत्म कर देंगे। अरे बाबा, इस टाइम मत गवाइए मुझसे, थोड़ा गला ठीक नहीं चल रहा है। आप बस कोई गाना बता दीजिए ऐसे ही, जो आपको फलसफा हो आपका।
मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत अच्छा गाते हैं सर आप। थैंक यू। आशा करते हैं आपको भी पसंद आया होगा। इस पॉडकास्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, फीडबैक या क्वेश्चन हो या अजय जी से मिलने की चाह हो तो कमेंट जरूर करिएगा। मैं अजय जी की फैमिली और टीम से कह के रिप्लाई कराऊंगा, पर पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, हमारे चैनल की बाकी वीडियोस भी तो देखते जाइए।